वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त का देखिए इतिहास के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। उसके बाद एक राजा आता है घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में हमको जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के एक लेख से, सूफिया लेख से। स्कंदगुप्त का एक लेख है सूफिया लेख, वहां से हमको घटोत्कच, इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में प्रयाग स्तंभ लेख से हमको जानकारी मिलती है। उसके विजय का उल्लेख मिलता है। उसने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त की विजय की थी और दक्षिण भारत दोनों की विजय की थी। इसने समुद्रगुप्त इन दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत की उसने विजय की थी। उसकी कई उपाधि भी थी। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। उसने बीड़ा उसके सिक्का जो मिला है उसमें बीड़ा की आकृति भी मिली है। तो समुद्रगुप्त के बाद हमने चंद्रगुप्त को बताया है। फिर हम आपको इसका मुख्य बता चुके हैं। यहाँ तक इतिहास हम आपको बता चुके हैं। इस वंश में और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कुछ एक आध राजा और थे जिसमें भानुगुप्त एक राजा था। उसी के काल में भानुगुप्त जो था उसी के काल में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इतिहास में जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, गुप्त वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था भानुगुप्त। 510 ईस्वी इसका एक लेख था। इसको देख लीजिए आप। भानुगुप्त केरल का लेख। सर्वप्रथम सती प्रथा के साथ, सती प्रथा सुनते हैं ना? तो देखिए इतिहास में पहली बार एक राजा हुआ गुप्त वंश में जिसका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक मित्र था गोपराज। ये जब सेना में लड़ाई लड़ रहा था तो युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध में गोपराज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है चिता में स्वयं जल जाती है। ये इतिहास का पहला ऐसा लेख है जो सती प्रथा का साक्ष्य देता है। इसके बाद इतिहास में कई जगह सती प्रथा का उल्लेख आगे मिलता भी है। फिर सती प्रथा का ये जो था बाद में ये जोहर प्रथा के नाम से भी मिलने लगा। जब राजपूत काल आ जाता है, सल्तनत काल आता है और मुगल काल, तो यही जो प्रथा है सती प्रथा जो गुप्त काल में शुरू होती है, यही जोहर प्रथा के रूप में मिलने लगती है। और आप लोग जानते भी होंगे कि ये प्रथा निरंतर चलती आ रही थी। 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने जब संघर्ष किया, उन्होंने बंगाल में संघर्ष किया और 1829 में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में एक एक्ट पारित करवाया। कौन सा एक्ट? मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, नहीं बताया गया। 1829 ईस्वी में है 1800 ये सती प्रथा की बात है। विधवा विवाह पुनर्विवाह तो इस वक्त विद्यासागर ने किया, ठीक है। इसका जो पहली बार उल्लेख मिलता है राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ये भारत में एक एक्ट बना। जब उस समय के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
और ये 1829 का 17वां कानून, 1829 का 17वां ये एक्ट था। इस एक्ट के तहत भारत में सती प्रथा बंद होने वाली है। लेकिन क्वेश्चन आपका आता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कब मिलता है? तो कब मिलता है? भानुकुंज के काल में। किसके लेख में? एरण के लेख में। ये एरण जो है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास ये लेख प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण लेख प्राप्त हुआ है। इतिहास था। इस काल में और भी राजा गद्दी पर बैठे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे। स्कंदगुप्त को हमने बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। हूणों का आक्रमण किस लेख में मिलता है? हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो भीतरी स्तंभ लेख में। किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में। भीतरी स्तंभ लेख में ये मिलता है। और इसके काल में, स्कंदगुप्त के काल में। इसके बाद फिर एक राजा बैठता है, उसके काल में भी हूण एक विदेशी जाति थी। भारत में हमेशा विदेशी लोग आक्रमण करते हुए चले आते थे। तो स्कंदगुप्त जब राजा था तो उस समय आक्रमण हुआ। इसी प्रकार गुप्त वंश का एक और राजा था जिसका नाम था नरसिंह बालागुप्त। वो जब गद्दी पर बैठता है तो एक आक्रमण होता है हूण का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिहिरकुल नामक एक हूण फिर आक्रमण करता है, लेकिन नरसिंह बालागुप्त ने मिहिरकुल नामक हूण को पराजित कर दिया। इसको मिटा दें। नरसिंह बालागुप्त जब गद्दी पर बैठता है तो एक विदेशी जाति देखिए, ये क्वेश्चन आक्रमण इतिहास में आप लोग समझिए, आक्रमण तो होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कई आक्रमण नहीं हुए होंगे। इसके काल में एक आक्रमण होता है हूण आक्रमण का नेता। नरसिंह बालागुप्त जब गद्दी पर बैठा तो हूण आक्रमण किसने? मिहिरकुल ने कर दिया और मिहिरकुल को पराजित कर दिया नरसिंह बालागुप्त ने। और इसी मिहिरकुल ने भारत में आकर शैव धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा कौन सा राजदूत था जिसने भारत में आकर पहले वैष्णव धर्म स्वीकार किया? ऑप्शन दे। हाँ सर, ऑप्शन दे। ऐसा कौन सा राजदूत था जिसने ऐसा कौन सा राजदूत था
था जिसने भारत में आकर सर्वप्रथम वैष्णव धर्म को स्वीकार? ऐसा कौन सा यूनानी था? यहाँ पर पढ़ा रहे थे ना, बार बार इंडिकेट कर रहे थे, बार बार इंडिकेट करते थे कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेलियोडोरस ये विधि है। आप लोग पढ़ते समय क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, ठीक। ये आपका उत्तर ना देना ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं धर्म। ठीक है, हमारे बोलने में तो नहीं कमी है, ऐसा तो नहीं कि शब्द आप लोग के कान में नहीं जा रहे हैं, समझने में दिक्कत आ रही है। जैसे क्या अच्छा आप लोग स्वयं समझ लें तो ये तो बात सही, हमारे समझाने में तो नहीं दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि भाषा का उच्चारण सही ना निकल रहा हो तो उसमें हम बदलाव क्या करें वो भी आप सलाह दीजिएगा जरूर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन ये मैं इंडिकेट इसलिए करता हूँ, ठीक है, कि एंसेंट हिस्ट्री इज द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द जीएस। समझिए, ये जीएस का सबसे टफ पोर्शन है। आप ना समझे वो अलग बात है कि आपको नहीं समझ, मतलब आपको नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आईएएस के एग्जाम में निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन का अगर जो आंसर नहीं दे पा रहा, मैं पक्के से कह रहा हूँ वो पढ़ नहीं रहा, 100% कह रहा हूँ, अपने में ही कमी है, जान लीजिए। मैं बार बार इंडिकेट करता हूँ और इतनी वो आईएएस की क्लासेस सही में बहुत तेजी से चलती हैं। आपके इस एनवायरनमेंट को हमको बहुत तेजी से पढ़ाना होता है। आप ये समझें कि ये देखिए ऐसे हम इसको मिटाते हैं और हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं और ये लिखते हैं विक्रमादित्य देवराज फाइनान। ये अब हमने आपको पढ़ाया कि चंद्रगुप्त की एक उपाधि फाइनान थी, विक्रमादित्य एक उपाधि देवराज की, फाइनान इसके काल में आया था। ये भूल जाएंगे, ये एसएससी से भी लोग स्टैंडर्ड है, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आईएएस की क्लास चल रही है ना, सिविल सर्विस, इसके लिए जो भाषा हम बोल रहे हैं आपको पूरा दिमाग भरना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। इजी पढ़ के जो सोच रहा है कि इजी में समझ में आएगा, मेरी बात आपको तब याद करेंगे 6 महीने बाद याद आएगी। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जैसे हमने एक चीज पूछा कि देव अभी बताया ना आपको, भानुगुप्त के काल में सती प्रथा का उल्लेख है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब हम ये पूछते हैं कि क्यों, क्या कारण था, तो कौन उत्तर देगा इसको? पूरे लैंग्वेज में खड़े होकर बताइए, कौन देगा? उसके मित्र का क्या नाम था, पूरा बताइए, कौन बता पाएगा पूरा? इसका मतलब एक कंसंट्रेशन नहीं है। हमने बताया कि उसके मित्र देवराज का, ठीक है, देवराज का क्या हो गया? हम पहली बार इतने सिविल में क्लास लिए हैं, इतना मतलब पहली बार, आप 4, 6, 10 लोग हैं इस ग्रुप में जहाँ मैं क्लास लेता था, पहली बार बैठ गई। हम आपको भी आलोचना नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ तो मैं उज्जैन हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस हिस्ट्री को, एंसेंट हिस्ट्री को आपको पढ़ने 2.5 साल समझ नहीं लगा, ये बात सही है, लेकिन आपकी क्लासेस बार बार वही चीज़ नहीं, आप इसको समझिए तरीके से। सब ये जो तथ्य है इसमें मत जाइए, इसको मिटा दीजिए और कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, तो सती प्रथा का हमने 3 चीज आपको बता दिया, 3 चीज तुलना की ना कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? केरल में मिलेगा। उसके किस मित्र की मृत्यु हुई थी? ये लोग कहते हैं देवराज की मृत्यु हुई थी भानुगुप्त के काल में, ये प्रथम है। फिर बाद में सती प्रथा को किस नाम से जाने लगा? जौहर प्रथा के नाम से। अंत में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, लेकिन आपने उत्तर किसी ने नहीं दे पाया, किसी ने उसको उत्तर नहीं दे पाया। बहुत सबसे इजी उत्तर है आज का मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लोग पढ़ भी चुके उसका, कि राजा राममोहन राय के समय में 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। एक्ट
17 के तहत, ठीक है। ये चीज तो जिस चीज को जानिए उसको ऐसे जड़ से जानिए, जड़ से, और ऐसे खत्म करिए, तब तो वो हिस्ट्री को समझ में आएगा। तथ्य को मत रखिए, समझ में आने में नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस गुप्त वंश के ज्यादा नहीं, गुप्त वंश का जो इतिहास है उसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मौर्य काल की थी, राजा, उस काल में राजा बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो बहुत उपाधि धारण करते थे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि उनका रिलीजन क्या था। व्हाट इज द रिलीजन ऑफ गुप्ता? गुप्त का रिलीजन था वैष्णव धर्म के ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उनके कई मंदिर के साथ मिलते हैं। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिर बनाए गए थे। सबसे पहले जो भारत में मंदिर, अभी तक का जो इतिहास बनाया हमने कहीं नहीं बताया कि मंदिर बना है। मूर्ति बनी थी, लेकिन मूर्ति को जब गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया और उस पर शिखर का निर्माण कर दिया गया, सभा भवन बना दिया गया, तो वो क्या कहलाता है? मंदिर। वो मंदिर कहलाता है। तो मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुप्त काल में। गुप्त काल का पहला मंदिर मिलता है, शिखर युक्त मंदिर, ये मिलता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, देवगढ़ में। और ये जो विष्णु भगवान का 10 अवतार हम लोग पढ़ते हैं, वही 10 अवतार का मंदिर पहली बार जो शिखर युक्त है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बना हुआ है, ये मिलता है। अब हम देखते हैं इन लोगों के राजा की उपाधि को छोड़ दीजिए। इसमें जो क्वेश्चन पेश आते हैं, ऐसे नहीं उपाधि क्या है, क्वेश्चन आती है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था, कि इन्होंने अपने जो मंत्री रखे थे, मंत्री जो रखे थे उनके क्या नाम थे, वो मंत्री क्या कहलाते थे, ठीक है। जैसे मौर्य काल में मंत्री थे, अब हमने लिख दिया रूप दर्शक, क्या था ये? मौर्य काल का रूप दर्शक पढ़ा चुके हैं, क्या था? सिक्कों का जो सिक्के से परीक्षण करता था, ठीक है। तो ऐसे तुरंत जवान पे क्वेश्चन आना चाहिए, क्या छोड़िए। तो गुप्त काल में भी, गुप्त काल में राजा, ये तो सिंपल सी कहानी है ना, राजा बिना मंत्री के तो काम करता नहीं। आज भी हमारे देश में अभी आपने संविधान पढ़ा है, जो प्रधानमंत्री है उनकी सहायता के लिए भी कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, स्वतंत्र विभाग के मंत्री है, राज्य मंत्री है। तो ये परंपरा आज की थोड़ो है, ये परंपरा तो इतिहास से ली गई। पहली बार मौर्य काल में मंत्रियों का पूरा उल्लेख है जी सर। और ये मंत्रियों की जो परंपरा है, हम जब पन्ना पलटते तो अब गुप्त काल में भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। इस काल में भी मंत्री थे। तो इस काल में एक मंत्री का नाम था संधि विग्रह सचिव, उसका पूरा नाम संधि विग्रह सचिव। ये जो है इस मंत्री का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ये समझौता कराता था दो देशों के बीच में। अगर मान लीजिए युद्ध जैसे राजदूत कराते हैं, एक राजदूत दूसरे देश में जाता था, संधि विग्रह सचिव, ये जो है संधि कराने वाला मंत्री। हम आपको प्रशासन बता रहे हैं, ये चलिए हमने एग्जाम्पल, लेकिन प्रशासन से पहले अब हम आपका थोड़ा सा आईक्यू लेते हुए हम इसको लिखते हैं, इसको सॉरी सुनिए। प्रशासन में ये देख लीजिए कि उनका राज कैसे बटा था। हम मौर्य काल में बता चुके हैं, आप लोगों को गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। हम लिखेंगे गुप्त काल का, आपको बताना पड़ेगा मौर्य काल का, जो बताएगा वही इंटेलिजेंट है, बस यही जानिए। अब मान लीजिए देश बटा, देश बटा राज्य बटा ना, राज्य में बटा। इस समय देश बटा राज्य में, राज्य में बटा, ठीक है। और राज, गुप्त काल में राज को सॉरी भुक्ति, गुप्त काल में राज को भुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में क्या कहा जाता था? राज को भुक्ति। और राज से सीधा
यहाँ जिला में बट गया। लेकिन मौर्य काल में, अब एक आपको बस तुलना ही करना चाहिए। मौर्य काल देखिए, मौर्य काल में राज था, राज के बाद मंडल था, मंडल के बाद जिला था, यहाँ भी जिला है, ठीक है, था ना। तो जिला को यहाँ क्या कहा जाता था और वहां क्या कहा जाता था? जिला को यहाँ कहा जाता था विषय, और मौर्य काल में मंडल को क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठा, है ना, कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? प्रतिष्ठा कहा जाता था। राज को देश और बुद्धि भी कहा जाता था, यहाँ अवधि भी मिलता है, यहाँ दो चीज। जिला को राज के बाद जिला बटा, बटा जिला, जिले को क्या कह दिए? विषय कहते हैं। अब जिले के बाद गुप्त काल में, अब हम लोग तहसील जानते हैं, लेकिन गुप्त काल में तहसील नहीं लिखती थी। ये तहसील जो है ये कहाँ से आया? मुगल का, ये वास्तव में क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी के समय में ये तहसील की व्यवस्था शुरू हो गई थी उस समय, और बाद में मुगल काल में इसका जो है वो आज की व्यवस्था है, परगना ये और तहसील, ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, अकबर ने वही अपना लिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ जिला विषय है। अब जिले को बाद यहाँ बढ़ जाएगा बीती, ठीक है, जिले का बढ़ जाएगा यहाँ पर बीती, यानी क्या कहते हैं, तहसील, तहसील हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इनके यहाँ मौर्य काल में अगर आप लोग देखे होंगे, मौर्य काल में जिला के नीचे क्या था? जिला के नीचे स्थानीय था। ठीक, ये तो मौर्य काल पढ़े हैं, लेकिन ये हम जो लिख रहे हैं ये बीती, ये आज के तहसील के बराबर हो गया। बीती के नीचे, अब तहसील के नीचे का जैसे आज भी होता है, तहसील के नीचे है, तो वैसे उस समय बीती के नीचे पैठ था। यहाँ स्थानियों के नीचे कई और था, द्रोणमुख था, द्रोणमुख था, खारटिक था, ये तो बटा था, और संगरण। यहाँ बीती, पैठ, अंतिम में यहाँ ग्राम, अंतिम में यहाँ क्या डिवीजन बटा हुआ? ग्राम था। ये गुप्त काल में इस प्रकार का विभाजन था। बता दें, देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्रम से पूछता है, इसमें क्रम क्या है? जिले के बाद कैसे लिखिएगा? ऐसे है ना, इसको उल्टा सीधा लिख देगा, इसमें क्रम आपको सही करना पड़ेगा। ये क्रम से क्वेश्चन आता है, बीती के नीचे पैड है, पैड के नीचे ग्राम है, ये आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ते हैं। इसलिए देखिए, आप पढ़ते समय एक चीज बहुत ध्यान से अपना टारगेट रखिएगा एक तरीके से, कि हमको प्रशासन से कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो इससे पूछेगा क्या? ये पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा तहसील को किसे क्या कहते हैं, एक क्रम पूछ लेता है। इसको क्रम में आप लगाइए, पैड क्या, ग्राम को क्या, सबसे नीचे की इकाई क्या थी, ये पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें क्रम से पूछता है, इसमें भी क्रम से पूछा जा चुका है, कई बार क्रम से पूछा जा चुका है। इसको मिटा दें। अब बहुत बड़े बड़े उस समय भी अधिकारी थे, जैसे आज भी अधिकारी थे, उस समय भी बहुत अधिकारी थे, जैसे महादंडनायक, महादंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता है।
महादंड नायक न्यायाधीश को कहा जाता था, महादंड नायक। और दंडपाल ये पुलिस को कहा जाता था, पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी को भी क्या कहा जाता था? दंडपाल। और जाट एवं भाट ये भी पुलिसकर्मी को, यानी पुलिस के लोग थे, उनको भी जाट एवं भाट कहा जाता था गुप्त काल में। अब हम देखिए, महादंड नायक हो गया, दंड नायक हो गया, संधि विग्रह हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। और सेना का अध्यक्ष जो क्या कहते हैं, एक होता था, क्या कहते हैं, महापीलुपति, इसको और बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हाथी के सेना का अध्यक्ष। इसको संस्कृत में हस्तपालिक भी बोलते थे, यानी उस समय हाथी थे, ठीक है। तो ये महापीलुपति, ऐसे ही एक जगह मिला है भटास्वापति, ये अश्वशाला का अध्यक्ष था। ये अश्वशाला का अध्यक्ष था, यानी उस समय घोड़े भी थे, हाथी भी थे। और ये पुलिसकर्मी, महादंड नायक हम आपको बता ही चुके हैं, न्यायाधीश। अब आप लोग देखिए, ये तो मान लीजिए पद से क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली है, आया भी है। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, ये क्या कौन सा टॉपिक पढ़ा? पद, यानी कौन से प्रशासनिक पद थे। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है उनके आय से, कि उस समय जैसे भूमि कर, इस समय हम लोग टैक्स बोलते हैं, टैक्स, सर्विस टैक्स, कई टैक्स बोलते हैं। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि उस समय जो कर दिया जाता था उसको क्या बोला जाता रहा होगा, क्या बोलते थे उस समय, कर को क्या बोलते थे। जैसे अगर हम कहें कि सबसे पुराना कर जो लिखित मिलता है वो कौन सा है? ऑप्शन दें? अरे याद नहीं है तो ऑप्शन दें, थोड़ा लग रहा होगा कठिन है। चलिए हम लिख देते हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बलि, काकड़ी, बलि। हमने यही पूछा ना, सबसे प्राचीन कर को क्या कहते हैं? बलि, 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 बलि। ये तो आ गया ना यार। तो देखिए, आप ये जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते समय दिमाग को आपको हिस्ट्री की तरफ पिछला सोचना चाहिए, पढ़ तो वर्तमान में रहे, यानी हम पढ़ ये रहे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि अभी तो हमने गुप्तपाल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको क्या इससे पहले कोई कर का उल्लेख हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो जब हम ये सोचेंगे कि हाँ कर, जैसे तीन चीज होता है, पढ़ते समय तीन चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्चुअल पढ़िए और कॉन्सेप्चुअल समझिए, ये बहुत जरूरी है। पहला, ऐसे इसको हम बताते हैं, मॉडर्न, ये हो गया मैनुअल और ये हो गया एंशिएंट। ठीक,
मॉडर्न एज में तो आप नहीं, आप जो जानते हैं वो तो आपके IQ पे डिपेंड करेगा कि आप जानते क्या है, ठीक है। तो जब हम कर पढ़ते जा रहे हैं तो हमको मालूम है, अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, कि प्रेजेंट टाइम कर है होता क्या, ठीक है। प्रेजेंट टाइम वैसे दो प्रकार के कर होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं ना। प्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं, आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं, दो प्रकार के। ये तो हम आज जानते हैं। जैसे सर्विस टैक्स क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर्विस टैक्स डायरेक्ट है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। सर्विस टैक्स डायरेक्ट है, डायरेक्ट। और आयकर क्या है? आयकर डायरेक्ट है। अभी जब ये बंद हो जाएगा तब थोड़ा आप लोगों ने क्वालिफिकेशन जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों का रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसी से पता चलेगा कि मेमोरी में क्यों नहीं ये चीज आ रहा है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। आपने मोबाइल में जो क्या कहते हैं, आपने पैसा भराया, तो वो पैसा कितना कटा और कहाँ चला गया आपको पता है? आपने खाना खाया होटल में है, बिल दिया, आप खाना खा के बड़े प्रेम से चले आए, उसने कहा कि सर ये सर्विस टैक्स भी कहा सकता है, ठीक है, आपको दे दिया। लेकिन आपने कभी सोचा कि 10 रुपया कैसे गया, कहाँ गया? नहीं ना सोचा। तो सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट, जो चीज़ आपको पता लगे वो डायरेक्ट है। जैसे आपकी सैलरी है, इनकम होती है, और सरकार जब उसमें पैसा काट देगी तो आपको अकाउंट से पता चल जाएगा कि कितना पैसा कट गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट, ठीक है। तो आज की कर व्यवस्था चल रही है, वो तो हम जान ही रहे हैं, जो लोग मान के नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको व्यवहारिक रूप से ज़्यादा आगे से बैठना है तो व्यवहारिक ज़्यादा रहिए, किताबों से जुड़िए, ये नहीं कहते हैं, तो आज ज़्यादा रहिए, ठीक है। तो आज का पढ़ते हैं, एक हम मेज कुर्सी में बैठे हुए हैं तो हमको ये मालूम है कि आज हम ये चीज़ जानते हैं। हम तो गुप्त काल में पढ़ रहे हैं, एंशिएंट, हमने गुप्त काल, हम टॉपिक आपको कर व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कर, अब दो चीज होता है कर, हमेशा समझिए कि कर, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठिए, ये मॉडर्न एज में सरकार को आय का कई साधन है। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्डरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र जहां से पहले चीजें पैदा होती है, जिस जगह से, जैसे कृषि, जैसे पानी, मछली पैदा हो रही है, कोई भी चीज जो पहले पैदा हुई वो प्राथमिक होता है। जैसे पेड़ से आम गिरा तो पेड़ प्राथमिक हो गया, लेकिन उसी आम का जब माजा बन गया तो वो सेकेंडियर हो गया। कहाँ बन गया माजा? इंडस्ट्री में बन गया। और जब वो माजा आपके कमरे तक जाता है तब उस पर टैक्स लगता है, उसको कहते हैं सर्विस टैक्स, और ये होता है इनडायरेक्ट। तो ये हो गया तृतीयक क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा सरकार को आमदनी मिलती है। लेकिन आजादी के 1947 तक हमारे देश में प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में ही सर्वाधिक कर मिलता था। तो चूंकि हम तो गुप्त वंश बहुत पहले का, आज के करीब 1600-1700 साल पहले का इतिहास आपको बता रहे हैं, उस इतिहास में हम लोग अगर जाएंगे तो कर यानी भूमि कर, भूमि कर को वो लोग भाग कहते थे, ठीक है, भाग कहते थे। भूमि कर को भाग या कहीं कहीं भोग कहते थे, या भोग। स्थायी कृषक का उत्तरन होता था। स्थायी जो कर होता था कृषक यानी जो किसान स्थायी रूप से जो कर देता था वो क्या कहलाता था? उत्तरन कहलाता था। ये उत्तरन होता था, स्थायी जो कर देता था। और मौर्य काल के ही समय, इस समय एक और व्यवस्था चलती थी, विष्टि। विष्टि मतलब होता था बेगार प्रथा। बेगार प्रथा बिना पैसे के काम
ये गद्य जो हमने लिखने जा रहे हैं, ये पहले बता भी दिया है। यहाँ भी एक उल्लेख मिलता है हिरन। हिरन, ये मौर्य काल में भी था। जी सर। इसे क्या कहते थे? हम आपसे वही पूछ रहे हैं जो आप पढ़े हैं। हाँ। सही। ये हिरण्य क्या होता था? ये अनाज के रूप में दिया जाता था, ये फल के रूप में दिया जाता था, ये राजा को भेंट थी, ये सिक्के के रूप में दिया जाता था। सीधे। हैं? ये नगद था, सिक्के के रूप में दिया जाता था। हिरण्य एक नगद का था जो सिक्के के रूप में दिया जाता था। सिक्के को ये लेकिन नगद दिया जाता था, नगद। तो ये क्या दिया जाता था? नगद। यानी राजा बैठा है और कोई किसान गया अपनी पोटली में, उसने अनाज उत्पादन किया। अब आप लोग को ये सोचना चाहिए कितना देगा किसान, कितना कर देगा। एक किसान एक बीघे में 6 कुंतल अनाज पैदा किया। अब बहुत सिंपल से ये पढ़ा रहे हैं कि आप लोग 6 बीघा 6 कुंतल बोया अनाज हुआ। और वो राजा एक चंद्रगुप्त बैठा है गद्दी पर, किसान अपने पोटली पर सिक्के लेके गया। 1 कुंतल का दाम था 100 रुपया। कितना रुपया था? 100 रुपया। तो 6 कुंतल का दाम कितना हो गया? 600 रुपया। वो किसान जब राजा के पास जाता है तो वो उस अनाज को बेचता है और बाजार में यानी मार्केट में उसने बेचा और सिक्के के रूप में बदल दिया। तो जब वो गया राजा के पास तो उसने सिक्के की पोटली पकड़ा दी और सिक्के की जो पोटली पकड़ा दिया उसको कितना दे दिया? 1/6 1/3 यानी 600 का 1/3 कितना होगा? 600 का 1/3 200 यानी 1/3 कर था। कितना कर था? 1/3 कर था। बाद में 1/6 भी कर लेने लगे थे। अब आते हैं सिक्के के बारे में। तो बताते हैं जैसे क्या होता था, राजा गद्दी पर बैठता था, कॉमन रूप से 1/3 ही कर लिया जाता था। लेकिन किसी किसी राजा ने जब देखा कि वहाँ पे कोई घटना ऐसी घट गई कि आपातकाल हो गया, कोई फसल नुकसान हो गई, तो कर को कम लेने लगे। कई राजाओं ने ऐसा किया। तो इसलिए औसतन जो कर था वो 1/3 से 1/6 कर दिया गया था। लेकिन कर वास्तव में 1/3 ही लिया जाता था। लेकिन जिस जगह देखा गया कि फसल नुकसान हो गई, उस जगह कर को कम कर दिया गया। राजा ऐसा करते थे कि कर को क्या कर देते थे? कम कर देते थे। इसको मिटा दें। अब आते हैं सिक्के। देखिए, गुप्त काल में सिक्के चलते थे तो इनके नाम भी रहे होंगे कि इनको क्या कहा गया होगा। सिक्के भाईयान ने लिखा है कि लेन देन के लिए एक शब्द उसको लिख के चला गया। वो कहता है कि कौड़ियां भाईयान के अनुसार भाईयान के अनुसार कौड़ियां से लेन देन किया जाता है। भाईयान लिखता है कि कौड़ियों से लेन देन किया जाता था। गुप्त काल में सिक्के को, सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता है।
सर्वाधिक सोने के सिक्के काल में चलाए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। सोने के सिक्के को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था। दीनार कहा जाता था। कोड़ियों से लेन देन किया जाता था। ये तो कहा है आयान, ये हम आपको बता गए। आयान ने कहा, लिखवा दिया सोने के सिक्के को दीनार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत विजय के पश्चात चांदी के सिक्के चलाए। इसको नोट कर लिया। देखिए सोने के सिक्के सबसे पहले चलाया था मिलकर विशिष्ट ने, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में चले थे? ये चला था गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे। इनके काल में सिक्के थे। इनके जो सिक्के की बनावट थी वो कुषाण वंश के सिक्के से मिलती जुलती थी। सोने सिक्के की बनावट एकदम, इनकी जो बनावट थी वो अब हम आपको बता रहे हैं, ये जो सिक्का बता दिए। अब हम आपको बताते हैं कि खेती का सिंचाई कैसे करते थे। पहले तो मौर्य काल में हमने कल आपको बता भी रहे थे कि बांध बनवाया गया, बताए थे ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये लोग सिंचाई का इन्होंने क्या तरीका अपनाया। इसको बिठाए, पहले सिंचाई कैसे होती है देखो। एक बताइए कोई चीज है? नदी से होती है और हाँ, नदी के अलावा उत्तर बताइए। नहरों से, मशीनें, फिर नहर, हाँ नहर से हो गई। और सर बारिश के और कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। दो ही चीज से सिंचाई होगी। बारिश तो आप लोग बोल ही नहीं करें। बोल तो दिए बारिश से। हम तो जानते ही हैं। आप लोग को पहले बारिश से ना बोलना चाहिए। ये तो सदियों से बारिश से चली आ रही है। ये आज ही बारिश से हो रही है। हम आपका परीक्षण ले रहे थे कि आप लोग दबे हुए मत रहिए, ओपन थिंक बोलिए। पहले सिंचाई का साधन नया आविष्कार हुआ है, लेकिन जब आविष्कार नहीं होता है कैसे पढ़ते हैं आप लोग? सोचते कैसे? कॉन्सेप्चुअल सोचना चाहिए ना सबसे पहले। इसका मतलब है दबाव है पढ़ते समय। पहले वो बैठे हैं IAS की तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि IAS नहीं करते, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए। इतिहास के स्टूडेंट को तो ये सोचना ही चाहिए कि पहले क्या होता है।
पहले, इतिहास का मतलब है पहले, फर्स्ट टाइम। पहले सारे राजा आए होंगे चाहे नहीं आए होंगे, बादल तो बहुत पहले से बने थे और होता था ना वर्षा। देखिए पढ़ने का एक ही यंत्र है, एक सिर्फ दिमाग का एक मिनट खोल दीजिए, सारी पढ़ाई अपने आप याद हो जाएगी, ये मान लीजिए। और नहीं याद होगी जब आप गलत तरीके से सोचेंगे और गलत तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना, वर्षा, ये तो सबसे सिंपल साधन था। तो इस काल में भी वर्षा तो होती ही थी, हर काल में हुई थी। तो इस काल में दो शब्द मिलता है सिंचाई के लिए, इसको मिटाते हैं, सिंचाई का साधन। इसमें लिखा है देव मात्रा का, मतलब होता है वर्षा से सिंचाई। दूसरा लिखा है अदेव मात्रा, यानी कृत्रिम सिंचाई। सिंचाई के और भी साधन थे, बांध था, अर्घट या घटिया। चलिए, सिंचाई का साधन गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि सिंचाई के साधन क्या थे। वर्षा, देव वर्षा मात्रा, मतलब वो लोग कहते हैं कि देवताएं जो पानी बरसाते हैं तो वो तो वर्षा हो गया। और कृत्रिम यंत्र यानी नलकूप से पानी, यानी तालाब बनाकर सिंचाई किया गया, यानी मानव ने जब अपना परिश्रम लगाया और पानी से सिंचाई, उसको कहते हैं अदेव मात्रा। तीसरा बांध, बांध का उल्लेख हम बता ही चुके हैं, किस राजा के लेख से मिलता है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख से, कल ही हमने दिखाया है। तो ये बात, ये नई चीज गुप्त काल में नजर आती है हमको सिंचाई की, वो है अर्घट या घटिया। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो इसलिए गुप्त काल में हमको नया दिखाई, ठीक है। ये चीज मौर्य काल में भी तीनों से सिंचाई होती थी, मौर्य काल में भी हो चुकी है तीनों से सिंचाई, बार बार मिला है, ठीक है, ऐसे सिंचाई होती थी, ठीक ना। लेकिन अर्घट या घटिया ये पहली बार मिलता है गुप्त काल में। आप लोगों ने हो सकता नहीं जानते होंगे, ये होता था कुएं, कुएं से पानी निकाल कर एक मशीन लगाई जाती थी, अर्घट या घटिया, उसको लहट भी बाद में कहा जाने लगा। लहट यानी कुएं से या गड्ढे से एक यंत्र के द्वारा, जानवर जैसे कोल्हू का बेल होता है ऐसे घूमता था और ये पानी निकलता था, और सिंचाई हो जाती थी। तो ये पहली बार साँच मिला है गुप्त काल में, ये मिलता है अर्घट या घटी यंत्र से सिंचाई होती थी। अब हम लोग इनका व्यापार देख लेते हैं कि ये लोग व्यापार किस देश से कैसे कहाँ करते थे। तो मिटा दें, ठीक है। अब आता है व्यापार। व्यापार, इनका व्यापार पहले रोम से होता था। गुप्त काल में कपड़े जो सिंधु घाटी, देखिए कपड़ा, जब हम कहते हैं कपड़ा ना, तो हमको पढ़ा रहे, हमारे दिमाग में आ जाता है सिंधु घाटी। तब हमको इतना अनुभव हो गया कि हम जो शब्द आपको बोलते हैं तो हमारी मेमोरी ये कहती है कि इसमें क्वेश्चन कौन सा बना है। तो हम जब कपड़ा बोले तो हमारे मन में आया कपास, तो हम ये सोचे कि कपास कहाँ से पहले आया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। अब यहाँ तक आते आते गुप्त काल तक इतना फेमस हो गया कपड़ा, इतना फेमस हो गया कि ये कपड़ा जो है सोने से अदला बदला में जाने लगा। इटली तो जानते हैं ना, रोम के एक यात्री ने अपनी किताब में लिखा है कि
भारत में उस समय इतने कपड़े इम्पोर्टेंट थे कि रोज ये विदेशी ये जाते थे यहाँ पर भारत के कपड़े, उन कपड़ों का जो विनिमय होता था वो सोने से तौल कर होता था और वो अपना बहुत परेशान था वो लेकर, इसलिए परेशान था कि उसके देश का जो सोना है वो भारत चला जा रहा है। और भारत, क्योंकि अगर आपको 1 किलो सोना दे रहे हैं 1 किलो कपड़ा, तो किसका फायदा ज्यादा होगा? तो भारत सोना ले आता था और भारत के जो कपड़े हैं वो वहां रोम में जाते थे। तो उस काल में एक राइटर है प्लिनी, उसने लिखा था, एक इटली का यात्री था, राइटर भी कह लीजिए, प्लिनी, उसने अपनी किताब में, प्लिनी ने अपनी पुस्तक में भारत को सोना निर्यात करने का उल्लेख किया। और वो परेशान होता है कि सोना बाहर देश से चला जाता है, इसके बदले में कपड़ा। तो व्यापार जो होता था अपमार्ग, जलमार्ग और थल दोनों मार्ग से व्यापार होता था, जलमार्ग और थल मार्ग। बंदरगाह, इस काल का बहुत फेमस बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, ये पूर्वी तट का बंदरगाह था। इस काल का सबसे फेमस बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, ये बंगाल में है। कोई क्वेश्चन है क्या? व्यापार, ये आधा पा है। ये इटली का एक राइटर था, उसी ने लिखा है, उसी की किताब से ये मिला है कि गुप्त काल में जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था। वहां से कपड़े ले जाते थे, यहाँ से सोना ले जाते थे, ठीक है। यही सोना जो इकट्ठा हो गया बाद में अंग्रेज लेके चले गए। ये जो सोना एकत्र हुआ बाद में आए। तो ये जो आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट समझिए, सोना यहाँ नहीं होता है ज्यादा, हम लोग आयात करते हैं, सोना यहाँ नहीं होता है। सोना दूसरे देशों से आता था भारत में, और सोने वही इतना आता था कि सोने का भंडार यहाँ इंडिया में हो गया था। बाद में विदेशों से जब ब्रिटिश काल का, यूरोपियन काल आया, तब ये सोना यहाँ से जाता गया और भारत को गरीब बनाने का काम किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। तो ये हम जो देखें उस समय का इतिहास का, ये व्यापार था। इसको निकालते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए रेशम इस समय भी, बाद में रोम काल से रोम विभाजित हो गया, रोम से बहुत व्यापार भारत का चल रहा था। तो रोम का जो रेशम था, अब देखिए रोम से हमने कहा कि रोम से भारत का व्यापार चलता था, लेकिन रोम डिवीजन हो गया, बट गया। तो बाद में चीन से भारत का, यानी प्राचीन गुप्त काल में चीन से व्यापार होने लगा। चीन से रेशम मंगाते लगे ये भी गुप्त काल वाले, और मौर्य काल वाले भी चीन में रेशम मंगाने लगे। गुप्त काल वाले चीन से रेशम मंगाने लगे, यानी आयात करने लगे। हमने ऐसा पढ़ा है कि मौर्य काल से भी चीन से रेशम आता था।
हमने एक क्वेश्चन उसी समय पूछा था जो हमारी याददाश्त है, तो वही क्वेश्चन हम फिर पूछ लेते हैं कि मौर्य काल में जो चीन का रेशम आता था उसे क्या कहते हैं, और जो गुप्त काल में चीन का रेशम आता है उसे क्या कहते हैं। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं चीनांशु। ये गुप्त काल में, गुप्त काल में चीन से जो रेशम आता था, और मौर्य काल में चीन पट। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा चीन पट और चीनांकुश, इसको ये अक्सर पूछा जाता है। चीनांशु चीन से आने वाला रेशम था, चीन पट भी चीन से रेशम था, लेकिन उस समय मौर्य काल में कहते थे। इसको मिटा दें, रुक जाए। भारत से निर्यात जो पहले होता था, कपड़ा होता था, हाथी का दांत होता था, ये सारी चीजें निर्यात। सोना आयात होता था, घोड़े आयात होते थे। दो इसको ऐसे लिखते हैं, दो चीज हमेशा भारत में आयात हुआ है, इस पे आप कभी निर्यात तो मत भी करिएगा। हम एक कॉमन दो चीज बता रहे हैं, एक सोना आयात, सोना और घोड़ा, ये हमेशा आयात होता था। गुप्त काल में भी, आगे भी आप मैनुअल हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, ये जरूर आता था। इथियोपिया से, सऊदी अरब से ये सब आता था। निर्यात, अगर निर्यात आप देखेंगे तो कपड़े, हाथी के दांत, हाथी के दांत, यहाँ पे लिखा है गरम मसाले भी। देखिए यहाँ पे गरम मसाला ये निर्यात होता था, चाइना को निर्यात होता था, श्रीलंका को निर्यात होता था। लेकिन इस गरम मसाले के बारे में बाद में यूरोप वालों को पता चला। अभी तो हम एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आसपास देश में तो निर्यात होता था। बाद में यूरोप वालों ने इस पे रिसर्च किया और गरम मसाले के लिए भारत में एक इंडस्ट्री लगा के आकर यहाँ उपनिवेश बनाना शुरू किए थे। इसको मिटा दें, लिख लीजिए, लिख लीजिए। काल में देखिए धर्म, संस्कृति और साहित्य तीनों चीज को बताते हैं। इन तीनों में गुप्त काल बहुत प्रसिद्ध रहा और इसीलिए इसको स्वर्णकाल, धर्म, संस्कृति और साहित्य। धर्म देखिए पहली बार गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला प्रारंभ हुआ। इसको हम लिख दे रहे हैं पहले, इसका इम्पोर्टेंट मंदिर निर्माण कला प्रारंभ। दशावतार का मंदिर सबसे प्रसिद्ध। अंकुश मंत्री के नाम जबल, ये विष्णु का मंदिर।
तीन मंदिर हम आपको लिख दिए। एक तो दशावतार का मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है। जबलपुर विष्णु का भीतरी ईंटों का मंदिर, ये काम है। ये तो देखिए वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों के अनुयायी थे, किसी एक के अनुयायी नहीं थे। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय दिया, बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय दिया इन्होंने। बौद्ध धर्म में इनके काल में एक स्तूप बनता है, जो इस समय का स्तूप, अगर आप लोग सारनाथ जाएंगे तो वही स्तूप जो इनके समय बना। ऐसा माना जाता है कि कुमारगुप्त राज ने वो स्तूप बनाया है, धार्मिक स्तूप। धार्मिक स्तूप कुमारगुप्त ने बनाया है, ये सारनाथ में। इस सारनाथ में धार्मिक स्तूप बहुत फेमस है, जो इनके काल में बना था। ये बहुत फेमस स्तूप है। इनके काल में कला और संस्कृति का बहुत अनूठा विकास हुआ था। चित्रकला का आप लोगों ने सुना होगा, अजंता चित्रकला सुनी जी। तो अजंता कहाँ पे है? अजंता MP महाराष्ट्र के औरंगाबाद। तो वहाँ पहाड़ियाँ थी, तो इनके काल में वहाँ कुछ 7 गुफाएं हैं। उस पहाड़ियों को काटा गया और 7 गुफाएं थी। उस गुफा की संख्या दी गई, कुल 29 गुफाएं बनी थी, लेकिन इस समय 7 गुफाएं हैं, जिसमें उस गुफा की संख्या नंबर को इंडिकेट किया गया है। तो अजंता चित्रकला, इसकी खोज की यूरोपियन ने। देखिए कितने बार आप कुछ सोच सकते हैं, अजंता का चित्रकला कब बना? गुप्त काल में लगभग मान लीजिए 450 से 500, लेकिन आज के मतलब 500 ईस्वी बना। और इसकी खोज कब हुई? अंग्रेजों के टाइम से बना तो 500 के आसपास था, चलिए मान लीजिए। खोज होता है 1300 साल बाद, ठीक है, 1819 में। तो आपको तो क्या उस समय इंडिया में लोग नहीं रहते थे क्या? तो अंग्रेजों ने ही आके क्यों सब चीज खोज के बता दिया। इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए, मॉडर्न चीज पढ़े होंगे। सबसे बड़ी देन थी लॉर्ड कर्जन की। बाद में लॉर्ड कर्जन ने इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनवाया, भारतीय पुरातत्व विभाग बनवाया। वही विभाग आज खुदाई करता है, आज पता लगाता है कि इतिहास में क्या क्या था और क्या क्या है, ठीक है। तो उस समय यूरोपीय लोग नहीं आए और उन्होंने खोजा। 1819 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने 1819 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने इसकी खोज कर दी। ये कहाँ पे है? औरंगाबाद जिले में। इसमें कई गुफाएं बनी थी, लेकिन गुप्त काल में 3 गुफाएं थी, 16वीं, 17वीं और 19वीं। गुप्त काल के समय 16वीं, 17वीं एवं 19वीं गुफा का निर्माण हुआ।
है। 19वीं गुफा का निर्माण हुआ। इसको लिखिए आप लोगों ने। इस गुफा में जैसे दीवार में चित्र है, ऐसे ही इस गुफा में चित्र बनाए गए। उसमें जो 7वीं गुफा का बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है वो महात्मा बुद्ध का चित्र है, उनके जीवन से संबंधित चित्र है। जब वो घर छोड़कर जा रहे थे, अपना घर कितने उम्र में छोड़ा था? 29 किसने कहा? साथ उठाइए। 29 साल। 29 साल में, 30 साल में महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था। और ठीक, तो वही दर्शाया गया। घर छोड़ने को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाविनिर्मण, है ना? तो वही दर्शाया गया है कि वो उनके लड़के को वो जो है एक चित्र बनाया गया है। उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। वो अपने बच्चे, उनके बच्चे का क्या नाम था? राहुल को पकड़ा रही, ठीक है। और वो एक क्या कहते हैं, दर्द भरा कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया है अजंता के गुफा में 17वें नंबर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफा थी। ये गुप्तकालीन था, 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफा। ये धार्मिक रूप से माना जाता है कि धार्मिक रूप से। दूसरा बहुत एक इंपॉर्टेंट गुफा थी बाघ की गुफा। ये ग्वालियर से मिली है। बाघ की गुफा ग्वालियर से मिली है। इसमें लौकिक दृश्य दिखाए गए हैं। लौकिक अर्थात जनता के समूह का दृश्य। इसकी खोज की थी डेजरफील्ड ने। डेजरफील्ड ने इसकी खोज की थी। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। लौकिक अर्थात जनता के समूह को एक चित्रित किया गया कि ये लोग पैदल चल रहे हैं। एक समूह के रूप में इसको चित्रित करके दिखाया गया है। एक गुप्तकालीन है बाघ की गुफा। देखिए साहित्य में आप लोग जानते ही हैं, इस गुप्त काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ। बड़े बड़े लोग ऐसे हुए जिन्होंने इतिहास ही रच दिया। इसकी जो बाद में सोच लेते थे, जो उन्होंने उस समय कहा था, बाद में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उसका रिसर्च करके बाद में बताया। ठीक है, पहले ही बता दिया गया। जैसे इसके चंद्रगुप्त द्वितीय काल में एक साहित्यकार हुए थे आर्यभट्ट, नाम सुना है ना? तो हम साहित्य के बारे में आते हैं। आर्यभट्ट ने क्या बताया? आर्यभट्ट ने क्या कहा था? आप कुछ बता तो रहे हैं सही। उन्होंने ही बता। परिभ्रमण जानते हैं? क्या होता है? अपनी जगह धरती जब स्वयं अपने अक्ष में घूम जाती है तो भौगोलिक भाषा में उसे परिभ्रमण कहते हैं। इसी से दिन रात होता है ना? तो ये सब पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो भारतीय थे और उनका क्या नाम था? आर्यभट्ट। उन्होंने ही बताया था। इसी प्रकार भास्कराचार्य ने भी सूर्य की दूरी और सूर्य उन्होंने बता दिया था आगे चल के कि जो धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमण के बारे में उन्होंने बता दिया था।
तो गुप्त काल में भास्कराचार्य, आर्यभट्ट ऐसे ऐसे साहित्यकार थे, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे। वो तो उसमें भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य ये थे। कालिदास हम बता ही चुके हैं, इन्हों को पूर्व का शेक्सपियर का नाम दिया गया है ना, उनको शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। तो गुप्त काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ। एक इसी काल में बहुत बड़े फेमस गणितज्ञ थे अमरसिंह, गणितज्ञ थे। इन्होंने भी अपना योगदान दिया। 12 मील भी थे। हम 9 रत्न लिखवा चुके हैं आप लोगों को। 12 मील भी इन्हीं के काल में थे। कई विद्वान गुप्त काल में थे जिन्होंने विकास किया, यानी साहित्य के क्षेत्र में बहुत योगदान उनका रहा। और इसी साहित्य के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में विकास के कारण ही गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये आज का लेकिन टॉपिक था, ये गुप्त काल, और ये आपका खत्म होता है आज का ये टॉपिक था। ठीक है, अब आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, बाकी ये टॉपिक खत्म।